एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल हायर एजुकेशन पर। देखिए पहले वीडियो में हमने देखा था शिक्षण के बारे में, शिक्षण का क्या अर्थ होता है, प्रकृति, विशेषताएँ, शिक्षण का उद्देश्य, महत्व। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा अधिगम, अधिगम के बारे में, ठीक है? कि अधिगम क्या होता है, उसकी परिभाषाएँ, अधिगम का क्या उद्देश्य है, अधिगम का क्या अर्थ है और लास्ट टॉपिक हमारा था शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध होता है, क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। उसके आगे से आज हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग टास्क। ये आज का हमारा थर्ड वीडियो है, ठीक है। आप लोग जो है चैनल पर जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके पहले अगर आप उसको देख लेंगे तो इसको आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो शिक्षण कार्य के स्तर यानी लेवल ऑफ टीचिंग टास्क क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, शिक्षाविद हुए थे, जिनका नाम था मैरिस एल्विक्की, ठीक है, मॉरिस एल्विक्की। 1967 में इन्होंने एक मान्यता बनाई या इन्होंने एक विचार दिया और कहा कि बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से कम विचार युक्त स्तर से लेकर अति विचार युक्त स्तर तक आयोजित करने के प्रयत्न किए जा सकते हैं। यानी जो बौद्धिक शक्ति का उपयोग है, उसका प्रयोग है, अगर हम उसका यूज करें यानी उसकी दृष्टि से कम यानी मिनिमम जो इन्होंने बताया वो कहा विचार युक्त स्तर, ठीक है। उसके बाद उससे लेकर अति विचार युक्त स्तर तक किसी भी कार्य को या जो भी हमारा आयोजन है उसको करने का प्रयत्न किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से शिक्षक द्वारा संपन्न शिक्षण कार्य जो है, इनके आयोजन है तीन विभिन्न स्तरों की उपस्थिति इस समय जो है सभी शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार कर ली गई, ठीक है। तो इसको किसने दिया था? मॉरिस एल विक्की, ध्यान दीजिएगा, मॉरिस एल विक्की थे। तो शिक्षण के इन तीन स्तरों को हम लोग जानते हैं क्रमशः। सबसे पहला हमारा है स्मृति स्तर यानी मेमोरी बेस्ड मेमोरी लेवल। बोध स्तर होता है जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है। उसके बाद चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। इनको ये तीन नाम दिया गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है स्मृति स्तर और ये बोध स्तर और चिंतन स्तर क्या होता है, कैसे जो है इनका। चलिए यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो सबसे हमारा जो बेसिक लेवल है, पहला लेवल है, वो है हमारा स्मृति स्तर का। इस चार्ट के हिसाब से देखें तो सेकंड हमारा था, देखिए हम मेमोरी लेवल से बढ़ते हैं तब जो जाकर के हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बढ़ पहुंचते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? बोध स्तर। उसके बाद जब हमें स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों का ज्ञान हो जाता है तब फिर हम जो है चिंतन स्तर पर पहुंच पाते हैं यानी रिफ्लेक्टिव लेवल पर। ये हमारा थर्ड है। तो इसको जो है अगर हम सीधा भी करके देखें तो ऊपर से नीचे या इसी तरह से देखें तो पहला हमारा स्मृति स्तर, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा बोध स्तर आएगा और उससे आगे बढ़ेंगे तो चिंतन स्तर आएगा। अब अगर हम एक जो है पिरामिड बना करके देखें, पिरामिड इसमें देखें तो सबसे हमारा जो बेसिक लेवल का है, सबसे शुरुआत में जो पहला है वो है स्मृति स्तर, ठीक है, यानी मेमोरी लेवल। इसे हम कम विचार पूर्ण भी कहते हैं, यानी इसमें जो है हमारा स्मृति स्तर होगा सबसे कम विचार पर जो है ये कार्य करेगा, स्तर का है ये, ठीक है। इसके बाद सेकंड आएगा बोध स्तर। ये है विचार युक्त। और देखिए यहाँ पर जो है स्मृति स्तर की जो संख्या है, जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, यानी स्मृति स्तर जो है ज्यादा क्षेत्रफल में होगा, ठीक है, ज्यादा संख्या में होगा। अगर हम इसमें संख्या देखें तो स्मृति स्तर की में अगर यहाँ पर हम लोगों के हिसाब से देखें तो स्मृति स्तर जो हमारा सबसे फर्स्ट है, बेसिक है, इसमें संख्या क्या होगी? लोगों की संख्या मैक्सिमम होगी। जैसे पिरामिड होता है इसके बाद फिर बढ़ती जाएगी। सेकंड में बोध स्तर में जो है विचार युक्त आ जाएंगे। विचार युक्त में क्या होगा? थोड़ी संख्या कम हो जाएगी। इसके बाद लास्ट हमारा जो चिंतन स्तर है, इसमें अत्यधिक विचारपूर्ण जो है चिंतन आएगा या बातें आएंगी या जो भी विचार है वो आएगा, तो इसमें भी संख्या और इनकी तुलना में कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्मृति स्तर का शिक्षण यानी टीचिंग एट मेमोरी लेवल क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं, इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जहाँ तक मानसिक शक्तियाँ यानी जो मानसिक शक्तियाँ हैं आपकी और बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग है, बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग तथा विकास का प्रश्न है, यानी डेवलपमेंट का जो आपका क्वेश्चन है, वो स्मृति स्तर का शिक्षण काफी निम्न स्तर का माना जाता है। अभी हमने देखा चार्ट में भी, पिरामिड में भी, कि सबसे जो निम्न स्तर होता है वो स्मृति स्तर का होता है, सबसे बेसिक। क्योंकि इसमें शिक्षण अधिगम मात्र स्मृति के सहारे ही टिका रहता है, यानी इसमें जो शिक्षण है या अधिगम है, जो हमारा टीचिंग है या लर्निंग है, वो क्या है? वो केवल स्मृति यानी मेमोरी लेवल पे होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मेमोरी बेस्ड होता है, तो ये सबसे निम्न स्तर का होता है।
छात्रों के सामने तथ्य, सूचनाएं, नियम या सूत्र आदि के रूप में जो भी ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है वे उसे केवल रट कर अपनी स्मृति में संजोने का ही प्रयत्न करते हैं। ये जैसे हम लोग देखें तो प्राइमरी कक्षाओं में होता है, रटाया जाता है ABCD का ख ग। तो उसमें क्या होगा, मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है। केवल ये आपके मेमोरी में एक तरह से इसे फीड कर दिया जाएगा, संजो कर रखने का प्रयत्न किया जाएगा। न तो उनको इनके बारे में कोई समझ ही होती है और न वे इनका अर्थ जानकर इनका उपयोग ही कर पाते हैं। केवल आप उसको रट लेंगे निम्न स्तर पर, उसका जो है न तो आप उपयोग कर पाएंगे, न तो आपको पता चलेगा कि ये है क्या, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है स्मृति स्तर के शिक्षण के बारे में ऐसे ही विचार व्यक्त करते हैं मॉरिस एल बिग्गी ने कहा कि प्रस्तुत तथ्य सामग्री को रट लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। स्मृति स्तर में क्या है कि जो आपके सामने सामग्री प्रस्तुत की गई है उसे आपको रटने के अलावा उसमें और कोई आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता। आप उसे केवल रट सकते हैं, अपने मेमोरी में फीड कर सकते हैं। आपके पास सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं है कि आप उसको जो है और कुछ कर पाए, ठीक। अब इस परिभाषा से स्पष्ट है कि स्मृति स्तर के शिक्षण में शिक्षण अधिगम कार्य मात्र तथ्यों को रटने रटाने तक ही सीमित रहता है। यहाँ अध्यापक छात्रों के सामने विषय सामग्री को क्रमबद्ध रूप में रखता चला जाता है। उन्हें जो कुछ बताया जा रहा है वे उसे पा रहे हैं अथवा नहीं, इसके बारे में अध्यापक को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको उसका कुछ पता चल रहा है, उसके बारे में कुछ आप सीख रहे हैं कि नहीं। इससे जो है यहाँ पर अध्यापक को भी कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी कि लास्ट रिजल्ट क्या होता है। वो केवल आपको रटाएगा, आपको उसे रटना पड़ेगा। विद्यार्थियों को प्राप्त सूचनाओं को रट कर याद करना होता है। शिक्षण अधिगम की सारी सफलता इस बात में निहित होती है कि छात्र कितनी कुशलता से प्रस्तुत तथ्यों, सूचनाओं तथा नियमों आदि को अपनी स्मृति में रख पाता है। तो अगर अपने उसमें जो है वो स्मृति में रख पाएगा, ब्रेन में उसको स्टोर कर पाएगा मेमोरी में, तो फिर इसमें सफलता है, नहीं तो फिर जो है इसका कोई मतलब नहीं रहता। आवश्यकता पड़ने पर किस सीमा तक उन्हें पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। इस स्मृति स्तर का शिक्षण छात्रों को रटकर याद रखने की क्षमता के प्रयोग तथा उसका अभ्यास करने में ही जुटा रहता है। परिणाम स्वरूप छात्र विभिन्न प्रकार की विषय सामग्री जैसे गणित की समस्याओं के हल के काम आने वाले विभिन्न सूत्र तथा पहाड़े रेखा गणित को साध्यों के प्रमाण, रसायन शास्त्र में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न तत्वों, यौगिक तथा नियमों तथा रासायनिक क्रियाओं के नाम, संकेत, सूत्र तथा समीकरण, इतिहास में घटित विभिन्न घटनाओं का क्रम, तिथियों का विवरण, भाषा शिक्षण, यानी जितनी भी पढ़ने वाली चीजें हैं, टीचिंग से संबंधित जो कुछ है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी बुक दे दी गई और आपको समझ में नहीं आ रहा, केवल आपको बताया गया, बोल दिया गया कि आप इसको रट लीजिए, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, हूबहू रट लेंगे जैसा है। अब आप उसको कितना प्रस्तुत कर पा रहे हैं, कितना आप उसका प्रयोग कर पा रहे हैं, इसका कोई जो है इसमें मतलब ही नहीं होता, ठीक। तो ये हमारा स्मृति स्तर का शिक्षण हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं जो है। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग जो है इसमें परेशान मत होइएगा, बस समझिएगा, इसमें कुछ है नहीं, आप बात सुनते जाइए, बस हो गया। अब देखिए इसमें जो है अध्यापक की क्या भूमिका होती है, तो स्मृति स्तर के शिक्षण में अध्यापक की भूमिका प्रधान होती है और विद्यार्थी की काफी गौण भूमिका होती है, यानी इसमें जो टीचर है उसकी भूमिका प्राथमिक होगी, ठीक। इसलिए यहाँ पूरी तरह से अध्यापक का बोलबाला रहता है, चाहे वह विषय वस्तु के चयन की बात हो अथवा उसे प्रस्तुत करने के तरीके, अभ्यास और विद्यार्थियों द्वारा पुनः प्रस्तुत करने का कार्य, सभी में अध्यापक की ही मनमानी चलती है। विद्यार्थी वही करता है जिसे करने के लिए अध्यापक द्वारा कहा जाता है। वास्तव में शिक्षण की भूमिका यहाँ पर एक तानाशाह की भांति होती है, ठीक है। डिक्टेटरशिप के लिए कहा गया कि डिक्टेटर होगा वो तानाशाह की भांति होगा, जो अपने ढंग से शिक्षण प्रक्रिया को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखकर छात्रों की रुचि, क्षमताओं तथा योग्यताओं आदि पर बिना ध्यान दिए हुए उन पर तथ्यों एवं सूचनाओं की वर्षा करता रहता है तथा विद्यार्थियों को विभिन्न तरीकों से मजबूर करता है कि वे इन तथ्यों एवं सूचनाओं को भली भांति कंठस्थ कर लें, यानी रट लें। इसके लिए आवश्यक अभ्यास, दोहराने आदि कार्यों की भी उसके द्वारा व्यवस्था की जाती है तथा फिर इसे रटे हुए ज्ञान को वे कितना याद रख पाते हैं इसकी जांच करना भी उसके कर्तव्य क्षेत्र में आता है। तो ये हो गया अध्यापक की भूमिका। यहाँ पर पूरी तरह से अध्यापक जो चाहेगा वो देगा विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, करने के लिए, याद करने के लिए। अब यहाँ पर चलिए विद्यार्थी की भूमिका देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि विद्यार्थी की भूमिका जो है एक तरह से गौण होती है, नगण्य होती है, कोई उनका मतलब नहीं होता, क्योंकि जो टीचर उनको अध्यापक दे देगा वही उनको करना पड़ेगा। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक प्रकार से निष्क्रिय श्रोता अथवा मूक दर्शक ही बना रहता है। यहाँ उसके मस्तिष्क को विभिन्न विषयों से संबंधित
तरह तरह के ज्ञान को संचय करने का एक बड़ा भंडार मात्र ही समझा जाता है। बस यही यहाँ पर है कि आपको ढेर सारी बातें बताई जाएंगी, बोली जाएंगी, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मेमोरी में बेस्ट मेमोरी में, अपने दिमाग में उसको एक तरह से भंडार करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो ये हो गई विद्यार्थी की भूमिका, कुछ खास है नहीं। अब यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। स्मृति स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा की प्रकृति यानी मोटिवेशन का जो है, ऐसे समझिए मोटिवेशन है वो बाह्य होता है, यानी किसी दूसरे के माध्यम से होता है, आंतरिक नहीं होता। यहाँ विद्यार्थी स्वतः अपनी इच्छा अथवा रुचि के कारण शिक्षण अधिगम कार्य में कार्यरत नहीं रहता, बल्कि वह किसी बाह्य कारण जैसे सजा या फटकार खाने का डर, शाबाशी या पुरस्कार या सर्टिफिकेट या ग्रेड प्राप्त करने तथा परीक्षा पास कर अगली कक्षा में चले जाने के लालच में जो है सूचनाओं को कंठस्थ करने में लगे रहते हैं। बस इसमें और कोई मोटिवेशन नहीं होता, इसमें केवल डर होता है, भय होता है कि हम जो है अगली क्लास में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। यही एक इसका मात्र कारण होता है कि वो जो भी बात उनको बताई जाती है उसको आप वो अपने मेमोरी में स्टोर करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो स्मृति स्तर के शिक्षण में प्रयुक्त विधियां पूरी देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा लंबा क्लास ना हो। यहाँ पर कुछ समझने के लिए खास है नहीं, बस आप बात सुनते चलिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्मृति स्तर के शिक्षण में प्रयुक्त विधियां पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित होती हैं, यानी टीचर जैसे भी आपको पढ़ाएगा आपको जो है उन्हीं परिस्थितियों में ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप न तो इनको अधिगम शिक्षण की प्रचलित मनोवैज्ञानिक धारणाओं के अनुकूल बनाने की अपेक्षा की जा सकती है और न ही स्वतंत्र चिंतन तथा मनन के माध्यम से समस्या समाधान, सृजनशीलता या अनुसंधात्मक क्षमता के विकास होने के बारे में सोचा जा सकता है। अर्जित ज्ञान भंडार के उचित उपयोग के लिए यह विधियां विद्यार्थियों को तैयार नहीं कर पाती, बल्कि केवल विषय वस्तु को स्मृति के सहारे ग्रहण करने में ही यह सहायक सिद्ध हो पाती हैं। इस प्रकार की शिक्षण विधियों के रूप में व्याख्यान विधि, ठीक है, देखिए यहाँ पर उदाहरण आ गया हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर में क्या होता है कि आपको जो बोला जाएगा आप उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको याद कर ले रहे हैं। पाठ्य पुस्तक विधि, ठीक है, टेक्स्ट बुक मेथड। विवरण विधि यानी नरेशन मेथड, कोई नरेशन हो रहा है। संश्लेषण विधि, निगमन विधि, इन्हीं विधियों का उल्लेख किया जा सकता है यहाँ पर जो है स्मृति स्तर में। अब देखिए हमारा आ गया मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति में क्या होता है इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो स्मृति स्तर के शिक्षण तथा शिक्षण द्वारा मुख्य रूप से स्मृति के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। यहाँ विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तुत विषय वस्तु को अपनी स्मृति के सहारे अपने ज्ञान भंडार का इस तरह से अंग बना लें कि जब आवश्यकता हो वो उसको जो है रिकॉल कर सकें, यानी पुनर्स्मरण कर सकें, ठीक है, या पठन कर सकें, रिवीजन कर सकें, एक तरह से रिकॉल कर सकें, अब उसको फिर से जो है अपने दिमाग में ला सकें, उसको फिर से बोल सकें, समझ सकें, अभिज्ञान के रूप में पुनः प्रस्तुत कर सकें। परिणाम स्वरूप यहाँ निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक तथा वस्तुपरक परीक्षाओं का इस रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के स्मृति स्तर के शिक्षण द्वारा अर्जित ज्ञान की अच्छी तरह जांच की जा सके। विषय वस्तु को विद्यार्थियों ने अपनी स्मृति में कितना धारण किया है, उस परीक्षा में यह विशेषकर प्रश्नों का निर्माण किया है जिनसे विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति और अभिज्ञान की योग्यता की जांच हो सके। ये जो है मूल्यांकन पद्धति आ गई। अगला हम लोग देख लेते हैं इसका क्या गुण एवं दोष है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट की। तो अगर कहा जाए तो इस स्तर का शिक्षण छोटी कक्षाओं तथा छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है, क्योंकि छोटी आयु के बालकों की मानसिक शक्तियां उतनी सशक्त तथा विकसित नहीं होती जितनी कि बोध स्तर या चिंतन स्तर पर। तो ये क्या हो गया, छोटी कक्षाओं में इसका उपयोग करेंगे तो उसका लाभ होगा। अब विद्यालय के पाठ्यक्रम में बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी होती है जिन्हें ग्रहण करने में स्मृति का शिक्षण विद्यार्थियों की काफी सहायता कर सकता है। तो जो ऐसा सिलेबस है उसको जो है जो याद करने वाला है उसमें जो है इस स्तर का, स्मृति स्तर का काफी लाभ हो सकता है। अब स्मृति स्तर के शिक्षण द्वारा तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों के रूप में जिस ज्ञान को स्मृति में संजोकर रखा जाता है वह बोध स्तर तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में काफी सहायक सिद्ध होता है। यह भी एक इसका गुण है। अगर आपके पास स्मृति स्तर ही नहीं है, स्मृति स्तर पे आप जो है कुछ बातें नहीं आपको पता है, तो आप फिर बोध स्तर और चिंतन स्तर में नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह से इन दोनों स्तरों के शिक्षण अधिगम के लिए स्मृति स्तर पर अर्जित ज्ञान एवं ठोस आधार का कार्य करता है, और जब आवश्यक होती है आधार तैयार नहीं होता, बौद्ध चिंतन स्तर के शिक्षण कार्य में सफलता नहीं मिलती। ठीक।
अब इसके बाद लास्ट हमारा इसका जो है गुण क्या है, तो स्मृति स्तर के शिक्षण में अध्यापक को अपने ढंग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में पूरी सहायता मिलती है। वह विषय वस्तु के चयन, आयोजन तथा प्रस्तुतिकरण से में पूरी तरह स्वतंत्र होता है। कम समय में इतना अधिक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करना स्मृति स्तर के शिक्षण द्वारा ही संभव हो सकता है। यानी कम समय में आपको रटाकर ज्यादा ज्ञान प्रदान करना ये स्मृति स्तर में ही संभव है, न कि बोध स्तर या चिंतन स्तर में। चलिए इसके कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं, जो अगर किसी की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसकी कुछ बुराइयां भी होंगी। तो इसमें क्या डिमेरिट्स में पहला है कि मानसिक शक्तियों तथा विचार प्रक्रिया के उपयोग एवं विकास की दृष्टि से स्मृति स्तर का शिक्षण निम्नतम स्तर पर संपन्न किया जाता है। ये इसका क्या है, डिमेरिट है। इसमें कि विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों तथा बौद्धिक विचार प्रक्रिया को विकसित करने के कार्य में यह कोई सहायता नहीं कर सकता। स्मृति स्तर के शिक्षण द्वारा प्राप्त रटा हुआ ज्ञान जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में अनुपयोगी एवं निरर्थक ही साबित होता है। ये एक इसका जो है मेन डिमेरिट्स है कि आप जो है अपने जीवन में या किसी परिस्थिति में इसका अनुपयोग जो है आप अगर प्रयोग करना चाहें तो आपको जो है कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको ये निरर्थक ही सिद्ध होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण का वास्तविक जीवन परिस्थितियों में उपयोग कर सकने की बात तो दूर, उसे रटकर स्मृति में इतना संजो कर रखना भी एक तरह से बहुत ही कठिन कार्य होता है, यानी टेढ़ी होता है। ये इसका डिमेरिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मृति स्तर का शिक्षण बहुत अधिक अध्यापक नियंत्रित और विषय केंद्रित होता है, अभी हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। तो इसका ये डिमेरिट्स हो गया। यहाँ पर विद्यार्थियों को एक तरह से मूक दर्शक की भूमिका निभाते हैं, यानी निष्क्रिय श्रोता ही मानकर उनको सूचनाएं दी जाती हैं, जिससे कि उन्हें कुछ कहने या कुछ अपने तरफ से उनमें चेंज करने का अवसर नहीं मिलता। अगला है स्मृति स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होता है या आंतरिक नहीं होता इसमें, ठीक है। एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता। अभी इसके बारे में हमने देख ही लिया था कि विद्यार्थी जो है परीक्षा पास करने या किसी पुरस्कार या सर्टिफिकेट के लिए जो है प्रयास करते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण में अगर हम देखें तो शिक्षण प्रक्रिया के संगठन और संचालन का पूरा उत्तरदायित्व ही अध्यापक के कंधों पर आ पड़ता है। उसे ही पाठ्य वस्तु का चयन, आयोजन, प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है, यानी पूरी जिम्मेदारी अध्यापक की होती है, ठीक है। एवं विद्यार्थियों द्वारा ठीक प्रकार से कंठस्थ करने हेतु दोहराने, अभ्यास या परीक्षण हेतु प्रश्न पूछने और मूल्यांकन सभी क्रियाओं में शक्ति लगानी पड़ती है। अगर अब यहाँ पर देखिए हम इसका पूरा मोटा मोटा निष्कर्ष के बारे में देखें तो आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिए, और जो है मैं एक बार बता दे रहा हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्मृति का शिक्षण कई दृष्टियों से दोषपूर्ण ठहरता है। हमने दोष इसका देख ही लिया। इससे कदापि धारणा नहीं बन जाती कि इस प्रकार के शिक्षण का कोई जो है बिल्कुल बेकार और अनुपयोगी होता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने इसका जो है गुण भी देखा, इसके मेरिट्स भी देखे। इसीलिए इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। दोषों के रहते हुए भी इसमें काफी अच्छाइयाँ भी हैं। छोटे बालकों तथा प्रारंभिक कक्षाओं में इसकी काफी उपयोगिता है। यही सब जो है इसके निष्कर्ष के बारे में दिया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बोध स्तर का शिक्षण। बोध स्तर का शिक्षण, ठीक है, हमारा सेकंड आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब बोध स्तर का शिक्षण जो है वो स्मृति स्तर के शिक्षण की तुलना में अधिक विचार युक्त, अगर यहाँ पर स्मृति स्तर से करें, माना जाता है, और चिंतन स्तर से करें तो कम होता है, ठीक है। इसलिए मानसिक शक्तियों और बौद्धिक क्षमताओं के उपयोग तथा विकास की दृष्टि से इस स्तर पर शिक्षण के आयोजन है तो स्मृति स्तर के शिक्षण से कुछ ऊंचे स्तर की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बोध स्तर का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो देखिए यहाँ पर भी वही नाम आएगा, मॉरिस एल्बिकी। इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षकों के लिए अधिगम सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा मॉरिस एल्बिकी की पुस्तक का क्या नाम है, हो सकता है कि दे दे ऑप्शन में, कि लर्निंग थ्योरी ऑफ टीचर्स, यानी शिक्षकों के लिए अधिगम सिद्धांत किसकी बुक है, तो ये मॉरिस एल्बिकी की बुक है। तो इसके जो परिभाषा है, इन्होंने क्या कहा, कहा कि जो विद्यार्थियों को सामान्यीकरण, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, जो विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तथा विशिष्ट या दूसरे शब्दों में सिद्धांत तथा अलग अलग तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से परिचित कराने का प्रयत्न करता है, और यह भी बताता है कि सिद्धांतों का किस तरह व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, बोध स्तर, ठीक है। ये बताया मोरिसेल बिग्गी ने। जैसे जो विद्यार्थी हैं उनके सामान्यीकरण या जो विशिष्ट हैं, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो सिद्धांत, अलग अलग तथ्यों के बीच पाए जाने वाले जो संबंध हैं उनसे परिचय कराने का प्रयत्न करता है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा विचार युक्त भी आने लगता है, ठीक है। स्मृति स्तर में क्या था, केवल जो है आपको
रटना रटना था। इसमें क्या है, आप थोड़ा सा अपना जो है विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएंगे, जिसे हम कह सकें तो बिग्गी महोदय के उपयोग कथन पर अगर ठीक तरह से विचार किया जाए तो हमें बौद्ध स्तर के शिक्षण की निम्न विशेषताओं के दर्शन हो सकते हैं। तो पहला हमारा है, बौद्ध स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण की तरह तथ्यों और सूचनाओं संबंधी ज्ञान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इन तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालने, सामान्यीकृत नियम तथा सिद्धांतों को ग्रहण करने में भी आगे आता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया, ये स्मृति स्तर की तुलना में क्या हो गया, यहाँ पर सूचना संबंधी ज्ञान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, ये तथ्य एवं सूचनाओं के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकृत नियम जो भी सामान्य नियम है और सिद्धांतों को ग्रहण करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब फिर देखिए आगे, विद्यार्थियों को विभिन्न तथ्यों एवं इन तथ्यों के सामान्यीकृत रूप, नियम तथा सिद्धांतों के बीच पारस्परिक संबंधों की पहचान कराने में भी यह उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सामान्यीकृत नियम या सिद्धांत जो है को अन्य नवीन तथ्यों एवं सिद्धांतों को ग्रहण करने तथा व्यवहारिक जीवन में इसका सदुपयोग करने में भी यह सहायता करता है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण समझते हैं। जब कोई विद्यार्थी गणित का मान लीजिए कोई एक सरल तथ्य 7 × 5 यानी 35 हो जाएगा को रट कर याद करने का प्रयत्न करता है, तब यह प्रक्रिया स्मृति स्तर पर आयोजित मानी जाती है। यानी जैसे आप कोई भी टेबल है या पहाड़ा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको आप रट करके याद कर लिए हैं तो वो क्या है, वो स्मृति स्तर है। ये निम्न स्तर है, ये प्रारंभिक कक्षाओं में होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यही देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह पहाड़ों से संबंधित इस तथ्य को केवल घोंटा लगाकर ही याद कर लेता है, यानी रट लेता है। उसे न तो इसका अर्थ ही मालूम होता है, न ही इसका प्रयोग। जब यही बात बौद्ध स्तर पर अर्जित होती है तो वह इसका पूरी तरह बोध करके ही इसे अपने ज्ञान का अंग बनाता है। तो अगर 7 × 5 का वही अर्थ है जो 5 × 7 का होता है, ये यहाँ पर बौद्ध स्तर में समझ में आएगा। जबकि निम्न स्तर में क्या है, स्मृति स्तर में केवल वो जो है उसको टेबल को रट लिया है, उसे ये नहीं पता है कि 7 × 5 या 5 × 7 सेम होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि अगर 7 × 5 का वही अर्थ है जो 5 × 7 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया अगर एक बार 7 मोमबत्तियों के 5 पैकेट तैयार किए जाएं, ठीक है, तथा दूसरी बार 5 मोमबत्तियों के 7 पैकेट बनाए जाए, तो मोमबत्तियों की कुल गिनती दोनों बार क्या होगी, 35 ही होगी, ठीक है। लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। एक बार पहली बार कह रहा है कि 7 मोमबत्तियों के 5 पैकेट और दूसरी बार कह रहा है कि 5 मोमबत्तियों के 7 पैकेट। संख्या मोमबत्तियों की वही आ रही है, लेकिन जो है पैकेट की संख्या अलग हो जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात आती है। तो ये स्मृति स्तर से थोड़ा सा ज़्यादा है बौद्ध स्तर का। यहाँ पर आपको कुछ ज्ञान समझ आनी चाहिए, ठीक। तो यह बात मोमबत्तियों की तरह सभी वस्तुओं पर लागू होती है। तो एक उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पर। ये बौद्ध स्तर, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो बौद्ध स्तर के शिक्षण द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। वो उद्देश्य क्या क्या है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बोधात्मक उद्देश्य है। तो ज्ञानात्मक में है कि विषय संबंधी तथ्यों एवं सूचनाओं के बारे में ज्ञान का अर्जन होना चाहिए, यानी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में क्या होना चाहिए, ज्ञानार्जन के साथ साथ बोधात्मक उद्देश्यों की निम्न रूप में प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक। जैसे अर्जित तथ्यों के मध्य संबंध देखना, अर्जित तथ्यों का अर्थ जानना कि उनका अर्थ क्या है, अर्जित तथ्यों के बीच समानता और असमानता की पहचान कर सकना कि उसकी पहचान हो पा रही है कि नहीं, विशेष तथ्यों से सामान्यकृत विचार तथा नियम स्थापित करना। इसी प्रकार सामान्यकृत तथ्य, नियम और सिद्धांतों का नवीन ज्ञान प्राप्ति तथा व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को हल करने में प्रयोग करना। तो ये क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ विषय वस्तु की प्रकृति और उसका प्रस्तुतिकरण, अध्यापक की क्या भूमिका होती है, इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण की तरह इस स्तर पर भी अध्यापक की भूमिका काफी सशक्त और अधिनायकवादी होती है, यानी वही जो है मेन मुख्य होता है, ठीक। शिक्षण के लिए जो कुछ भी सोचा था किया जाता है, वह सब कुछ अध्यापक के हाथ में होता है। यही सब है यहाँ पर, ठीक है। ये अध्यापक की भूमिका हो गई। विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी की भूमिका जो है वो स्मृति स्तर से थोड़ा बढ़कर होती है। और इस यहाँ पर कुछ खास है नहीं बताने को। विद्यार्थी को भी यहाँ सजग और क्रियाशील रहने की आवश्यकता होती है। पढ़ाई जा रही बातों में से अगर कोई बात समझ नहीं आती तो उसे अधिक स्पष्ट करने की मांग विद्यार्थियों द्वारा की जा सकती है।
ये जो है बौद्ध स्तर पर इतना जो है विद्यार्थियों को छूट है, जबकि स्मृति स्तर पर केवल उन्हें सुनना है, रटना है, याद करना है, बस उनमें जो है वो कोई प्रश्न नहीं कर सकते, उन्हें कुछ बोलने का वो एक तरह से अधिकार नहीं रहता। अब प्रेरणा की क्या प्रकृति होगी, नेचर ऑफ मोटिवेशन, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि बौद्ध स्तर का शिक्षण यदि पूरी तरह से प्रयोजनपूर्ण होता है और विद्यार्थी जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बारे में उचित सूझबूझ विकसित करने तथा उसको आगे उपयोग में लाने की बात भी यहाँ ठीक प्रकार से निभाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारा क्या अभिप्रेरणा की प्रकृति। हम बात कर लें कि क्या क्या विधियां यहाँ पर प्रयोग की जा सकती हैं, तो प्रयुक्त विधियां यहाँ पर क्या हो सकती हैं, तो इसी तरह जो है यहाँ पर जो है आगमन निगमन विधि यानी इंडक्टिव डिडक्टिव विधि, विश्लेषण संश्लेषण की विधि, ये सब विधियां यहाँ पर प्रयुक्त की जाती हैं। अब मूल्यांकन पद्धति क्या होता है, तो इस स्तर के शिक्षण का जो है मूल्यांकन स्मृति स्तर के शिक्षण से अधिक व्यापक और विस्तृत होता है, क्योंकि स्मृति स्तर में तो स्मृति अर्जित ज्ञान ही जो है प्रमुख होता है कि आपको क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या रिकॉल कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर छात्रों में तथ्यों में निहित समानता और अंतर को समझते हैं, विशेष तथ्यों से किस प्रकार सामान्यकृत निष्कर्ष निकालने की क्षमता रखते हैं, सामान्यकृत नियमों तथा सिद्धांतों के बारे में उनको कितनी समझ है, उनका किस तरह के बौद्धिक तथा क्रियात्मक ढंग से उपयोग करने की उनमें क्षमता है, इन सब बातों का मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है स्मृति स्तर से थोड़ा सा बढ़ करके मूल्यांकन होता है, सीखने और प्रशिक्षण का स्थानांतरण। ठीक, अब बौद्ध स्तर के चलिए शिक्षण के गुण और दोष देख लेते हैं, तो इसके गुण क्या क्या है, पहले गुण देखेंगे हम लोग, मेरिट्स के क्या क्या है, उसके बाद फिर डिमेरिट। तो बौद्ध स्तर के शिक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त अधिक प्रभावपूर्ण एवं अस्थायी होता है। ठीक, बौद्ध स्तर के शिक्षण में यहाँ तथ्यों को मात्र रट कर नहीं बल्कि भली भांति समझबूझ कर ग्रहण करने पर बल दिया जाता है, ये इसका प्रमुख और महत्वपूर्ण एक जो है गुण हो गया, मेरिट हो गया। दूसरा मेरिट क्या है कि यहाँ पर अलग अलग विशेष तथ्यों संबंधी ज्ञान को ग्रहण करने की अपेक्षा उसके सामान्यकृत रूप को ग्रहण करने पर जोर दिया जाता है, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया, सामान्यकृत, आप उसका जनरल समझिए फिर उसके बाद जो है एकदम उसको अच्छे से। थर्ड क्या है कि बौद्ध स्तर का शिक्षण विद्यार्थियों को इस बात के लिए उचित अवसर और प्रशिक्षण प्रदान करता है कि वे सीखने के कार्य में अपनी बुद्धि और विचार प्रक्रिया का समुचित प्रयोग करें। यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को भी अपना जो है प्रशिक्षण या जो भी उनको सिखाया जा रहा है उसमें वो भी अपना जो है बुद्धि लगाएं, ये नहीं कि जो टीचर कह रहा है बस वही बात को रट लें। ठीक, बौद्ध स्तर के शिक्षण द्वारा अर्जित सामान्यकृत सूझबूझ विद्यार्थियों को समय पर काम आने वाले सामान्य तथ्य, नियम तथा सिद्धांतों के रूप में ऐसे मानसिक साधनों से युक्त कर देता है जिसकी सहायता से उन्हें चिंतन स्तर के शिक्षण के दौरान आवश्यक चिंतन मनन तथा समस्या समाधान कार्यों में बहुत सुविधा हो जाती है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है यहाँ पर, इस स्तर के शिक्षण में पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम व्यवस्था तथा अन्य सभी बातें पूरी तरह से नियोजित, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रहती हैं। तो ये हो गया इसके गुण। चलिए दोष के बारे में जल्दी से देख लेते हैं, इसके डिमेरिट्स देख लेते हैं। तो बौद्ध स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण की भांति ही अध्यापक प्रधान होता है यहाँ पर और विषय केंद्रित ही रहता है, जबकि विद्यार्थी और परिस्थिति केंद्रित नहीं रहता। ठीक, अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होने के कारण विद्यार्थियों में कार्य के प्रति स्वाभाविक रुचि, जिज्ञासा, उत्साह तथा सच्ची लगन नहीं पाई जाती। वे यत्रवत अध्यापकों के डर, प्रशंसा, अच्छे अंक मिलने या आगे की कक्षा में चढ़ने की राह यानी बढ़ने की राह में पढ़ाई लिखाई में जुटे रहते हैं और इस तरह शिक्षण का वह वातावरण जो आंतरिक प्रेरणा से प्राप्त हो सकता है उसका यहाँ पर जो है कुछ अभाव ही नजर आता है। ये इसके कुछ दोष हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर निष्कर्ष है, इसके बारे में आप लोग अभी हमने जो पढ़ा वही यहाँ पर एक तरह सारांश में लिखा है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं जिससे कि आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। चिंतन स्तर का शिक्षण यानी टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल्स। देखिए ये हमारा सबसे हाई लेवल का स्तर है चिंतन शिक्षण का। हमने क्या देखा, पहले स्मृति स्तर, फिर बोध स्तर, अब हमारा लास्ट आ गया है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर का शिक्षण शिक्षण के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, यह स्मृति तथा बोध स्तरों की तुलना में सबसे अधिक विचार युक्त माना जाता है और यहाँ शिक्षण संबंधी सभी आयोजन तथा क्रियाएं उन्नत मानसिक धरातल पर संपन्न की जाती हैं। यानी पहले से अगर आपका मानसिक लेवल सही है, आप चिंतन और बोध स्तर को
से आगे बढ़ पा रहे हैं, वो सॉरी स्मृति और बोध स्तर से आगे बढ़ पा रहे हैं, तभी आप चिंतन स्तर को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बोध स्तर की तुलना में अधिक विचार युक्त माना जाने लगा है। ठीक, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों तथा बौद्धिकताओं को अपने शिखर तक पहुंचाने का कार्य इसी स्तर के शिक्षण द्वारा भली भांति किया जाता है। चलिए अब इसकी अर्थ डिफिनीशन देख लेते हैं हम लोग, और मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी प्रकार के तथ्य एवं ज्ञान सामग्री को पढ़ने, सुनने, देखने तथा उसे भली भांति समझने के पश्चात ही उस पर पुनर्विचार करने तथा उसके बारे में चिंतन तथा मनन करने की बात सामने आती है। ठीक है, चिंतन आप कब करेंगे, जब उसके बारे में आपको पहले से कुछ पता होगा। ठीक है, भली भांति आप उसको समझ रहे होंगे, तभी आप उसके बारे में कुछ सोच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है तुरंत जो है उसके बारे में चिंतन करना ही शुरू कर देंगे। तो यही बात चिंतन स्तर के शिक्षण के बारे में भी सेम लागू होती है। स्मृति तथा बोध स्तर के शिक्षण से हम लोग चिंतन स्तर देख रहे थे। शिक्षण मार्ग चिंतन अथवा मनन स्तर के शिक्षण द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, यहाँ नाम के अनुरूप विद्यार्थी अर्जित ज्ञान का बहुत ही गहराई से पुनः निरीक्षण तथा अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। उसके प्रत्येक पहलू के बारे में गहराई से चिंतन, मनन और मंथन चलता है, जिससे उसके बारे में कोई नवीन तथ्य उभर कर सामने आए। कुल मिलाकर यहाँ पर चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, उसके बारे में नई सूझबूझ विकसित की जाती है तथा सामान्यीकृत निष्कर्ष निकाले जा सकें। नियम तथा सिद्धांतों में ऐसे परिवर्तन किए जा सकें कि नवीन तथ्यों को ग्रहण करने तथा विभिन्न समस्याओं के नए समाधान के नए रास्ते सामने आ सकें। ये हमारा हो गया चिंतन स्तर। अब देखिए यहाँ पर जो है मॉरिस बिग्गी ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि किसी विचार और ज्ञान के अंश की योग्य साक्ष्यों के तहत, ठीक है, साक्ष्य मतलब जिसके द्वारा उसका अनुमोदन किया जा सके और आगे के निष्कर्ष निकालने में मदद ली जाती है। योग्य साक्ष्यों के तहत सावधानी पूर्वक समीक्षात्मक ढंग से जांच या परीक्षा ली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, चिंतन स्तर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं चिंतन स्तर के बारे में थोड़ा सा निष्कर्ष। यहाँ पर देखिए क्या क्या निकलेगा कि चिंतन स्तर का शिक्षण विद्यार्थियों को पूर्व अर्जित तथ्यों, विचारों, सूझबूझ तथा सामान्यकृत निष्कर्षों को एक बार गहराई से निरीक्षण करने और समीक्षा करने का अवसर देना चाहता है। इसके बाद पुराने साक्ष्यों की सहायता ली जा सकती है। यहाँ पर जो है गहरे अध्ययन, चिंतन तथा मनन के उपरांत पूर्व अर्जित ज्ञान, तथ्य और सामान्यकृत निष्कर्ष, विचार, सिद्धांत में अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक तरह से निष्कर्ष चिंतन स्तर का। अब चिंतन स्तर का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो जो कुछ भी तथ्य और सामान्यकृत सूझबूझ के रूप में पहले से सीखा हुआ है उसे गहन अध्ययन, चिंतन तथा मनन के लिए प्रयुक्त कर सकना। गहन चिंतन एवं मनन के द्वारा पूर्व अर्जित तथ्यों एवं सामान्यकृत सूझबूझ में परिवर्तन लाना तथा नई सामान्यकृत सूझबूझ अर्जित करना। अपने प्रयत्नों से ज्ञान की खोज तथा समस्याओं का समाधान कर सकने की योग्यता विकसित करना। ये हो गया क्या, चिंतन स्तर का एक तरह से उद्देश्य। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है इसके गुण और दोष देख लेते हैं। ठीक है, टीचर की भूमिका इसमें बहुत ही आवश्यक होती है, उसी तरह विद्यार्थी की भी हो सकती है, उसको भी बहुत सोचना समझना पड़ता है, सक्रिय रहना पड़ता है पूरी तरह से। इसमें विधियां कौन कौन सी प्रयोग की जाती हैं, हाँ इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए विश्लेषण विधि, ठीक है, एनालिटिक मेथड, खोज विधि यानी डिस्कवरी मेथड, समस्या समाधान विधि, अधिविन्यास विधि और इसके साथ साथ योजना विधि, ये विधियां जो है इसमें उपयोगी साबित होती हैं। ठीक, गुण और दोष के बारे में देखते हैं। गुण, चलिए सबसे पहले चिंतन स्तर के गुण के बारे में, मेरिट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो इस स्तर का शिक्षण अध्यापक और विषय केंद्रित न होकर विद्यार्थी केंद्रित होता है। ठीक, इसमें विद्यार्थी को जो है बहुत ध्यान में रख करके उसको, क्योंकि इसमें लगभग जो मैक्सिमम कार्य है वो विद्यार्थी द्वारा ही चिंतन किया जाएगा। जैसे चिंतन से इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, विद्यार्थी अपनी स्वयं की जिज्ञासा की पूर्ति तथा अनुभव की गई समस्याओं के निदान के लिए शिक्षण में तत्पर रहते हैं तथा उन्हें शिक्षण प्रक्रिया के मार्ग पर अपने ढंग से आगे बढ़कर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता होती है उन्हें। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो है स्मृति तथा बोध स्तर की तुलना में अधिक विचार युक्त और अधिक उन्नत मानसिक धरातल पर संपन्न की जाती है। मानव जीवन समस्याओं से भरा हो, इसलिए इनसे भली भांति निपटने की योग्यता और क्षमता हम में विकसित होने की बात है, हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। चिंतन स्तर के बारे में कहा गया सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक, चिंतन स्तर के शिक्षण द्वारा कक्षा का वातावरण सक्रिय, सजीव, प्रेरणादायक तथा जनतंत्रात्मक बनाने में काफी सहायता मिलती है। तो ये चिंतन स्तर के कुछ जो है गुण हो गए। चलिए आगे जो है इनके दोष के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आज का हम लोग ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।
चिंतन स्तर का दोष क्या हो सकता है? चिंतन स्तर के लिए शिक्षण के लिए विकसित मानसिक शक्तियों, बौद्धिक योग्यताओं तथा उच्च स्तर की विचार प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यहाँ यानी यहाँ पर निम्न स्तर वाला जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। चिंतन स्तर की शिक्षण सामग्री तथा परिस्थितियों का स्वरूप काफी लचीला होता है। पूर्व नियोजित, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के अभाव में विद्यार्थी विषय विशेष का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है पहले से ही पूर्व नियोजित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, तभी आप किसी विषय विशेष के लिए ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इस स्तर पर शिक्षण के नियोजन तथा आयोजन के अध्यापक का उत्तरदायित्व और अपेक्षाएं आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती हैं, जैसे कि उसे विभिन्न विषयों, विषय वस्तु तथा विद्यालय और विद्यालय के बाहर की परिस्थितियों में प्रयुक्त व्यवहारिक बातों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो वो जो है कुल मिलाकर चिंतन स्तर में सही नहीं रहेगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है देखेंगे इसके आगे से। ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कि आपको जो है जो भी वीडियो आए नोटिफिकेशन बेल आप प्रेस कर देना, जिससे कि आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय रहते जो है सीख सकें। तो चलिए, एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।